फ्रेंड्स, आज हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखित बहुत ही सुंदर कविता डस्ट ऑफ स्नो का अध्ययन करेंगे। इस कविता डस्ट ऑफ स्नो से पता चलता है कि कवि सर्दी के मौसम में किसी कारण से दुखी है। वह एक हेमलाक के पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। उस पेड़ पर बर्फ जमा हुआ है। कवि कहता है एक कौवा आकर के उस पेड़ पर बैठ जाता है। उसके बैठने से पेड़ की शाखाएं हिल जाती हैं, जिससे उस पर जमे हुए बर्फ के कण कवि के ऊपर गिर जाते हैं और कवि की मनोदशा बदल जाती है। कवि जो पहले दुखी था, पश्चाताप के मूड में था, बर्फ के कण गिरने से आनंद का अनुभव करने लगता है। कवि कहता है इस प्रकार वह अपने एक दिन के उच्च हिस्से को दुखी रहने से बचा पाता है। आइए कविता शुरू करते हैं। देखिए, द बे ए क्रो, द बे ए क्रो, द बे रास्ते में, ए क्रो एक कौआ, चूक डाउन ऑन मी ने हिला दिया, ऑन मी मेरे ऊपर अर्थात कवि के ऊपर। रास्ते में एक कौए ने कवि के ऊपर हिला दिया। क्या हिला दिया भाई? डस्ट ऑफ स्नो, धूल के कण, काहे के? बर्फ की धूल के कण अर्थात बर्फ के कणों को हिला दिया। कहाँ से हिला दिया? फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक के पेड़ से, अर्थात सड़क के किनारे कोई धतूरे का पेड़ था। हेमलॉक का मतलब धतूरा, धतूरे का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे कवि खड़ा था। उस पर आकर के कोई कौआ बैठ जाता है और जब कौआ बैठता है तो उसकी शाखाएं हिल जाती हैं और इससे क्या होता है, जो बर्फ के कण उस पेड़ पर जमे हुए थे वे कवि के ऊपर गिर जाते हैं। हैज गिवन माई हर्ट, इससे क्या होता है, कवि का जो हर्ट है, हृदय है, एक चेंज ऑफ मूड, कवि के मूड को बदल देता है। कवि का हाव भाव बदल जाता है, कवि की मनोदशा बदल जाती है, मूड चेंज हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, और फिर दिन का जो भी हिस्सा है, जो भी टाइम बचा है, ऑफ ए डे आई हैड रूड, कवि दुखी होने से बच जाता है। कवि कहता है कि दिन का जो भी टाइम बचा है, अब वह टाइम वह निराश नहीं है, अब वह टाइम वह पश्चाताप के मूड में नहीं है, अब वह टाइम वह दुखी मूड में नहीं है, अब वह खुश है, उसका मूड बदल गया है, वह प्रसन्न है। अब देखें कुछ मीनिंग समझ लें कविता के। जैसे क्रो, क्रो का मतलब होता है कौआ। टूक डाउन का मतलब होता है हिला दिया या हिला डाला। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है बर्फ की धूल या बर्फ के कण। हेमलॉक का मतलब होता है धतूरा। ट्री का तात्पर्य होता है पेड़। हार्ट का तात्पर्य होता है हृदय। मूड का तात्पर्य होता है मूड, हाव भाव या मनोदशा हम लोग कह सकते हैं। सम पार्ट का मतलब होता है कुछ हिस्सा, जैसे दिन का कुछ हिस्सा, कोई भी टाइम है उसका कुछ हिस्सा। डे का मतलब होता है दिन। अब अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट चीज़ है इसमें, दूसरा क्वेश्चन है इसमें, वह इस कविता से आपसे पूछा जाएगा कि इस कविता की राइमिंग स्कीम क्या है। तो राइमिंग स्कीम का भी तरीका हम आपको बताते हैं। राइमिंग स्कीम का तरीका क्या है, देखें। पहली लाइन के लास्ट में आया हुआ है क्रो, इसे हमने दे दिया ए, ये ए वर्ड। दूसरा ऑन मी, मी शब्द जो है क्रो से अलग है, तो इसे मैंने दे दिया बी। तीसरी लाइन में देखें, फिर दोबारा स्नो आ गया जो पहले वाले से मेल खाता है, मतलब हो गया ए। ट्री, ट्री का मतलब है ये मी से आवाज़ खा रहा है, इसका मतलब यह, फिर से हम इसे रखेंगे बी। तो राइमिंग स्कीम हो गई हमारी ए बी ए बी। दूसरे स्टेंजा में आ जाएं। देखें लास्ट में शब्द दिया है हार्ट। हार्ट जो बिल्कुल ऊपर से मेल नहीं खाता, तो इसे हम लोग देंगे सी। उसके बाद देखें अगला वर्ड हमारा है मूड, ये भी ऊपर कोई लाइन से नहीं आया है, तो इसे हम लोग देंगे डी। अब देखें आगे अगला आया है पार्ट। पार्ट का मतलब है हार्ट से मेल खा रहा है, तो फिर से दोबारा हो गया सी। अब अगला वर्ड हमारा है र्यूड। र्यूड जो मूड से मेल खा रहा है, तो हमारा हो गया डी। आप राइमिंग स्कीम लिख सकते हैं। राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी, ए बी सी डी सी। समझ गए आप राइमिंग स्कीम। इसके अलावा एक क्वेश्चन आ सकता है एंड सेव्ड सम पार्ट। एंड सेव्ड सम पार्ट, देख लीजिए दूसरे स्टेंजा की तीसरी लाइन है एंड सेव्ड सम पार्ट। कभी कभी पूछा जाता है इसमें कौन सी डिवाइस का प्रयोग हुआ, मतलब कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आया है। तो इसमें एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच आया है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला कविता का टाइटल ध्यान रखें, कविता का टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कविता किसने लिखी है, तो कविता का लेखक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट।
इतनी सारी चीज़ें कविता के बारे में जान